बाकी आज हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का दिन है। तूफानी रफाल अंबाला पहुंच चुका है। करीब 7,300 किलोमीटर की यात्रा करके अब से थोड़ी देर पहले एक एक करके पांचों रफाल विमानों ने अंबाला में परफेक्ट लैंडिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में एक नए सैन्य युग की शुरुआत है। अंबाला में लैंडिंग के बाद रफाल का वाटर कैनन सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके रफाल के भारत पहुंचने पर बधाई दी है भारतीय वायुसेना को। और यकीनन इनका आज भारत में लैंड करना एक ऐतिहासिक दिन जरूर माना जाएगा। शायद ये दिन और पहले आ जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यही सब जानकारों का कहना है। 2016 में डील होने के बाद अगले 3 से 4 सालों के अंदर पहले 5 जहाज और अगले 2 सालों में बाकी 31 जहाज भी भारत को मिल जाएंगे, ये सुनिश्चित कर दिया गया है। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Leader, Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. तो ये जो बातचीत आपने सुनी, पहले भी हमने आपको सुनाई थी। जैसे ही ये रफाल विमान भारत की वायुसेना में दाखिल हुए, भारत के समंदर में गश्त कर रहे आईएनएस कोलकाता ने, इंडियन ओशन में जब वो गश्त कर रहे थे, उनसे इनका संपर्क लगातार था। और वो बातचीत ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की आईएनएस कोलकाता के कमांडर के साथ वो जो है रिकॉर्ड की हुई थी, वो आप इस वक्त सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। हमारे साथ अमित पालित जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त लेह में, और उनके लिए मैं आपको बता दूं आज और ज्यादा खुशी महसूस कर रहे होंगे। वो खुद एक फौजी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो बखूबी समझते हैं कि ऐसे मौकों की अहमियत जो है वो क्या होती है। अमित, अब ये बताइए कि चीन बहुत अपने उपकरणों को लेकर कि वो खुद जहाज बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसकी तकनीक अपनी है, जो बाद में साबित हो गया कि चुराई हुई तकनीक है, और उस चुराई हुई तकनीक से बनाए हुए जहाजों पर बड़ा घमंड करता है। तो उसका अब रफाल आने के बाद कुछ घमंड टूटेगा या नहीं? देखिए, घमंड क्या टूटेगा, उसके लिए तो अब दिक्कत ये होगी कि वो अपने विमानों को बचाएगा कैसे। सौरभ, लद्दाख में इस वक्त हम जहां पर हैं, यहां से सबसे करीबी उनका बेस पड़ता है हुटान। इसके अलावा गरगुजा और कासगर है जहां पर उन्होंने अपने विमानों को रखा, लेकिन हुटान सबसे करीबी है। वहां पर उनके जे सीरीज के 70 विमान रखे हुए हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे भारत की तरह उतने अच्छे वेल इक्विप्ड नहीं है। वहां पर बंकर्स तक नहीं बने हुए हैं, जिसे कहते हैं कि वो अपने विमानों को बचाने के लिए। लेकिन इसलिए उन्होंने अपने एयर डिफेंस को यहां पर लगा के रखा हुआ था। अब उनको लगता था कि एयर डिफेंस हमारे पास है तो भारतीय विमान हमारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को काटने वाला हमारे पास हथियार आ चुका है राफेल, तो उनके वहां पर अब जबरदस्त खलबली मच गई है। क्योंकि अगर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को रफाल खत्म कर देगा अपने मिसाइल्स के जरिए, क्योंकि वो तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर वो उनको पकड़ भी लेता है तो भी उनको चकमा दे सकता है रफाल उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ऐसे में हमारे जो बाकी विमान पहले से यहां पर तैनात हैं, मिग-29, सू-30 MKI, जैगुआर या मिराज 2000 जैसे विमान हैं, वो आराम से चीन के जे सीरीज के किसी भी विमान को ध्वस्त कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जो उनके बहुत बड़े जो डींगे हाँकना होता है ना, कि लोग डींगे हाँकते हैं कि हमारे पास 5th जनरेशन का विमान है, हमने स्टेल्थ विमान बना लिया है, J-20 हमारे पास है, J-35 हमारे पास है। लेकिन उनके पास जो ये विमान है, उनको खुद को पता है कि राफेल में ये क्षमता है कि वो उनके हीट सिग्नेचर्स को पकड़ सकते हैं। चलिए मान लिया कि उनका जो एयर फ्रेम बना हुआ है उनमें उन्होंने उस तरह के पेंट्स का इस्तेमाल किया, उस तरह के उन्होंने मटेरियल का इस्तेमाल किया है जो रडार में नहीं पकड़े जा सकते। इस तरह का सेमी स्टेल्थ रफाल में भी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी एक विमान को कोई किस तरह से पकड़ सकता है। एक हो गया रडार में जो ध्वनि तरंग होते हैं, दूसरा होता है उसका हीट सिग्नेचर क्या होता है, जो इंजन के पीछे से जो आग निकलती, जो हीट पैदा होती है, उसको भी पकड़ सकते हैं। लेकिन उनके विमानों में जो इंजन लगे हुए हैं
जैसा मैंने आपको बताया, वो इंजन उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार किया है। वो भी Su-27 के इंजन को उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, उसको उन्होंने अपने J11 में लगाया और फिर उसी का इस्तेमाल उन्होंने किया है J20 में। और साथ ही साथ J35 का जो जिक्र हो रहा है उसमें भी वो इंजन है जो रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह से है। तो सीधी सी बात यह है कि इस वक्त चीन के जो बेसेस हैं वहां पर यही सोच रहे होंगे कि वो अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास उनके जो J सीरीज के जो विमान हैं, जो स्टेल्थ विमान हैं, उनके अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका के जो 4th जनरेशन विमान है जिसे हम कहते हैं F-18 जो तैनात हुए हैं उनके यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है जो साउथ चाइना सी में अभी भी वहां पर गश्त कर रहे हैं, उन विमानों का मुकाबला नहीं कर सकते स्टेल्थ विमान अमेरिका के जो चीन के विमान हैं। तो वो कहां से राफेल का मुकाबला करेंगे? तो इस वक्त लद्दाख में आपको बता दें कि लद्दाख का जो इलाका है अब पूरा यहां पर गेम चेंज होने वाला है। आप देखिएगा कुछ दिनों बाद, अभी आपको बताते हैं कि हाल ही में एक स्टेटमेंट आया चीन की ओर से। उनको पता था कि यहां पर आज 29 तारीख को राफेल लैंड कर रहे हैं, उससे ठीक पहले उनके वहां से स्टेटमेंट आता है कि अब हम धीरे धीरे और डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 5वां यहां पर कमांडर्स की जो मीटिंग होने वाली है, कोर कमांडर्स की मीटिंग 5th मीटिंग होने जा रही है कुछ दिनों में। उससे पहले उनकी तरफ से बयान आता है कि हम हमारे जो आर्मी है, चाहे वो पेंगोंग के इलाके में हो या फिर हॉट स्प्रिंग के इलाके में हो या फिर डेप्सांग के इलाके में हो, हम और पीछे करेंगे। ऐसे अचानक क्यों आ गया? मेरा ये सवाल, अगला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला था अमित। अच्छा कि आपने इसका जिक्र कर दिया कि आज की इस घटना के बाद से अब जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है, आपको लगता है कि उसमें कुछ तेजी आएगी या इसकी सिग्नलिंग का असर लद्दाख में जो फेस ऑफ बना हुआ है अभी भी 1-2 जगहों पर, वहां पर उसको तोड़ने में कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल सौरभ, आपने एक बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। 2 वर्ड्स थे। आपने कहा था कि राफेल का आना, टाइमिंग और मैसेज। टाइमिंग और उसका जो मैसेज है वो साफ जा चुका है। और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में कुछ दिनों में जब एक कमांडर सिविल की मीटिंग होगी, इसमें जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है और बढ़ेगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि जो जिसको लेकर चीन सबसे ज्यादा आश्वस्त था वो था उसका एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनके पास S-300 से लेके उनके जो तमाम जो है लॉन्ग रेंज उनका HQ-9 है जो उनको तैनात कर रखा है। उनको लगता था कि हम भारत के एयर पावर को उससे संभाल लेंगे, लेकिन अब इसका काट आ चुका है। उनको पता है कि उसको भेद देने वाला है राफेल। और साथ ही साथ उनके जो एयर बेसेस जैसे होटान है या बाकी जो उनके बेसेस हैं उस पर कभी भी अटैक कर सकता है भारत, क्योंकि भारत उनके एयर डिफेंस को खत्म करते ही उनके सारे एयर बेसेस खत्म कर देगा। उसके बाद चीन के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और इस इलाके में आपको बता दें, लद्दाख में जो लड़ाई है इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट या फिर कह सकते हैं जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड है वो आपका एयर पावर है। और यही वजह कि 18 जून के बाद से गवर्नमेंट ने यहां पर स्ट्रैटेजी को बदलते हुए एयरफोर्स को पूरी तरह से एंगेज किया है। एक और बड़ी बात आपको बताते हैं सौरभ कि जिस तरह से साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को वहां पर तैनात किया है, वहां पर जो F-18 विमान है और साथ ही साथ जो अमेरिकन बेसिस से जो विमान उड़ेंगे, उन्होंने ऑलरेडी राफेल के साथ अफगानिस्तान में जो नाटो के जो ऑपरेशन है उसमें हिस्सा लिया है। तो आप ये समझिए कि ठीक बात ये है। जो विमान अमित, आपको रोक रहा हूं मैं, लेकिन आपने काफी इंसाइट्स दिए हमें इस राफेल के आने का, भारत चीन के बीच जो इस वक्त तनाव बना हुआ है उस पर क्या असर पड़ता है, भारत की लॉन्ग टर्म जरूरतें इससे कैसे पूरी होती हैं उस पर। ये बहुत बहुत शुक्रिया अमित पालेत आपका।